आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद का उदारवादी युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत की आजादी के लिए चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई और इसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को हुई। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय जनमानस में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ व्याप्त असंतोष से हुई थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन को हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 1885 से 1905 तक इसका पहला चरण रहा, जिसे उदारवाद कहा जाता है। इस समय इस आंदोलन का स्वरूप, ध्येय और कार्य प्रणाली बड़ी अस्पष्ट थी। राजनीतिक चेतना का विकास उच्च और शिक्षित वर्ग तक सीमित था। इस काल में राष्ट्रीय नेताओं की मुख्य मांग पूर्ण स्वाधीनता न होकर संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार थे। 1905 से 1919 तक राष्ट्रवाद का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसे अतिवादी या उग्रवादी युग भी कहा जाता है। इस समय आंदोलन की सीमा विस्तृत हो गई, उद्देश्य स्पष्ट हो गए और इसमें बहुसंख्यक जनता को शामिल किया जाने लगा। पूर्ण स्वराज्य, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारे इस समय प्रचलित हुए। तीसरा चरण 1919 से 1947 तक रहा, जिसे गांधीवादी युग कहा जाता है। इसमें गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन हुए। सत्य, अहिंसा और असहयोग को गांधी जी ने अपनी रणनीति का अंग बनाया। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण उदारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उदारवाद का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था और इसके विकास में 2 बातों का योगदान रहा था। पहली, भारतीयों का ब्रिटिश जाति के संपर्क में आना और दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। उदारवादी नेता उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। वे जिस वातावरण में पले थे उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा का कोई स्थान नहीं था, अतः यह पूर्णतः राजभक्त जो थे वो बने रहे थे। इनके हृदय में ब्रिटिश राज्य के प्रति कृतज्ञता जो थी वो विद्यमान थी। ये जी खोलकर ब्रिटिश शासन की सराहना किया करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के मन में ये भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया था कि भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखें और भारतीयों की इच्छाओं को पूरे करने में भी सहयोग जो है वो प्रदान करें। उदारवाद के सिद्धांत, ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति। उदारवादी पूर्णतः राजभक्त थे। इनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता थी। ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में इनको अटूट विश्वास था। 1893 के अधिवेशन में सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए कीर्ति कलश है। उदारवादी नेता भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे तो केवल भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करना चाहते थे, जिनमें भारतीयों को भाग लेने का अधिकार वो दिलाना चाहते थे। दूसरा इनका सिद्धांत जो था वो था क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी रूढ़िवादी थे। देश की शासन व्यवस्था में ये लोग विशेष परिवर्तन नहीं चाहते थे। इनका उद्देश्य नौकरी, स्थानीय संस्था, परिषद और रक्षा सेना में सुधार करना था। ये क्रांतिकारी परिवर्तन के विरोधी थे। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश छत्रछाया में स्वराज की मांग भी की थी। तीसरा इनका सिद्धांत था ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंधों की स्थापना की जाए। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों के पोषक थे। उनका मानना था कि भारत का ब्रिटेन के साथ संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। इन संबंधों के कारण ही अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने कहा था, हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है,
चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। छठे अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, भारत और इंग्लैंड का संबंध इन दोनों के लिए ही नहीं वरन विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा। इन नेताओं का विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के हितों में कोई विरोध नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी पूर्ण विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी और उन्हें भारतीयों की योग्यता पर जब स्वतंत्रता प्रेमी है और उन्हें जब भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाएगा तो वे बिना हिचकिचाहट के ही भारतीयों को स्वशासन प्रदान कर देंगे। उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग कर रहे थे। वह स्वशासन तो चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंध विच्छेद की कल्पना वो नहीं कर सक रहे थे। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात उनके दिमाग में ही नहीं थी। वे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग कर रहे थे। इसके अलावा ये वैधानिक उपायों में भी विश्वास रखते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इन्हें अटूट विश्वास था, इसलिए ये क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे। हिंसात्मक और क्रांतिकारी उपाय ये नहीं चाहते थे, इसीलिए प्रार्थना पत्र, याचिका, स्मरण पत्रों के द्वारा ये अपनी मांग बनवाने का आग्रह कर रहे थे। इन्होंने ऐसे उपाय कर्म नहीं स्वीकारे जो सरकार के लिए अहितकारी हो। तो आरंभ से कांग्रेस एक क्रांतिकारी संगठन नहीं था, उसकी बागडोर उदार राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इसने कभी भी वर्ग विशेष के समर्थन के हितों का समर्थन जो था वो नहीं किया था। उदार राष्ट्रवादियों की मांग आरंभ के 20 वर्षों में कई प्रस्ताव विभिन्न विषयों के संदर्भ में पारित किए गए और प्रशासन की सुधार की मांग जो थी वो की गई थी। उदारवादियों की पहली मांग जो थी वो ये थी कि भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इस काउंसिल का खर्चा भारत से दिया जाता है, जिससे धन का निष्कासन होता है। इनकी दूसरी मांग थी केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार किया जाए, सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी और निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीयों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। इनकी तीसरी मांग थी उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर जो है वो दिए जाए, आईएएस की परीक्षा भारत में की जाए और इसमें प्रवेश की आयु जो है वो बढ़ा दी जाए। इनकी चौथी मांग थी कार्यकारिणी और न्यायपालिकाएं अलग अलग की जाए, मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को जो है वो मान्यता दी जाए। इसके अलावा ये चाहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर नहीं डाला जाए। इनकी छठी मांग थी सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाए। इसके अलावा ये भारत सचिव की काउंसिल और प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान दिए जाने के समर्थक थे। ये भू राजस्व कम कराना चाहते थे, नमक कर में भी कमी चाहते थे और ये चाहते थे कि भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और इसे 20-30 वर्षों तक जो है वो नहीं बढ़ाया जाए। साथ ही ये भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के भी समर्थक थे। इनकी कार्यविधि पूरी तरह वैधानिक तरीकों पर आधारित थी। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित मांगे समाचार पत्रों, भाषणों द्वारा जनसाधारण में जो है वो पहुंचाई जाए। बड़ी बड़ी याचिकाएं, स्मरण पत्र जो है वो सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपने प्रस्तावों से इंग्लैंड के अधिकारियों को भी अवगत कराने के लिए समय समय पर अपने शिष्टमंडल जो थे वो लंदन भेजा करते थे। भारत की राष्ट्रीय समस्याओं को समाचार पत्रों के द्वारा सरकार और जनता तक पहुंचाने का काम भी ये लोग किया करते थे। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि सरकार के विरुद्ध इन्होंने कभी हिंसात्मक प्रचार जो है वो किया हो। ये तरीके उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल थे और इस युग में हम इससे ज्यादा जो है कोई भी आशा जो थे वो नहीं रख सकते थे।
उदारवादियों के युग में अंग्रेज सरकार की नीति किस तरह की थी? आरसी मजूमदार के अनुसार कांग्रेस और इसके आंदोलन के प्रति अंग्रेजी सरकार का रुख प्रतिकूल रहा था। नौकरशाही को भी इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर संपूर्ण ब्रिटिश राज इसके विरुद्ध था। रैमजे मैकडोनल्ड के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति काफी हद तक सरकार की नीति पर निर्भर थी, जो आरंभ में मैत्रीपूर्ण और बाद में घोर विरोधी हो गई थी। 1885 में डरफिन की स्वीकृति के बाद कांग्रेस की स्थापना की गई। 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब 406 प्रतिनिधियों को वायसराय की तरफ से पार्टी भी दी गई। 1887 में मद्रास अधिवेशन के बाद गवर्नर ने शानदार स्वागत पार्टी दी, लेकिन इसके बाद इनके संबंध खराब हो गए। डरफिन कांग्रेस का कट्टर आलोचक बन गया। इसका कारण ये था कि डरफिन और ह्यूम के व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए थे। इसके अलावा अंग्रेज भारतीयों के समानता के दावे को स्वीकार नहीं कर रहे थे। डरफिन ने 1888 में अपने भाषण में कांग्रेस द्वारा संसदीय सरकार के मान की खिल्ली और उसे एक सीमित वर्ग की संस्था जो था वो बताया था। ये गलत था। वास्तव में अंग्रेज कांग्रेस द्वारा मांगी गई सुविधाएं और अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे भारत को मात्र उपनिवेश रखना चाहते थे। अंग्रेज सरकार का ये विरोध केवल कांग्रेस की मांगे न मानने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बाधाएं उत्पन्न करने के लिए भी था। 1888 में इलाहाबाद में यूपी गवर्नमेंट ने अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने के लिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया था। इसके अलावा मुसलमान और देसी रियासतों को भी इससे दूर करने का प्रयास उन्होंने किया था। कुछ प्रांतों के गवर्नरों ने यह सुझाव दिया कि वार्षिक अधिवेशनों पर ही रोक लगा दी जाए, लेकिन यह सुझाव जो है वो स्वीकार नहीं हुआ। 1885 के बाद सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति जो है वो धीरे धीरे कठोर होता गया। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि कांग्रेस अंग्रेज भक्त थी, फिर भी अंग्रेज कठोर क्यों हो गए? इसका उत्तर यह हो सकता है कि किसी भी सरकार की नीतियों की अगर आलोचना की जाए तो परिणाम ये निकलता है कि जनता के दिल में उसके प्रति भक्ति कम हो जाती है। इसीलिए अंग्रेज कोई भी व्यापक आंदोलन उठे उससे पहले ही उसकी जड़ जो थे वो काट देना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस का दमन वो जितनी कठोरता से करते वो उतनी ही धीरे धीरे लोकप्रिय होती गई। कुछ भी कहो, इस काल में कांग्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो निभाई थी। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन होना, उसके प्रस्ताव अखबार में छपते थे, जिससे लोगों के अंतर्गत जागृति आई। कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई और उसके कार्यों की देश भर में प्रशंसा जो थी वो होने लग गई थी। दूसरी ओर इस युग में कांग्रेस की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। आलोचक जो का कहना है कि कांग्रेसी अंग्रेज नौकरशाही के खिलाफ थे, लेकिन सरकार के प्रति अंधभक्त थे। इस युग में इनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में था जो अनपढ़ और गरीब लोगों से दूर थे। इन उदारवादी नेताओं की असफलता ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे उग्रवाद कहा जाता है। निष्कर्षतः ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के नर्म दल की नीति उचित, व्यवहार अनुकूल और दूरदर्शी थी। यदि वह नरम नहीं होते तो अंग्रेजी सरकार कांग्रेस का पौधा उखाड़ फेंकती।